Hello students, welcome back. I'm your physics teacher. I believe you all are fine. Please again I'm repeating, आप लोग घर से बाहर मत निकलिए, बस हमारी इतनी हेल्प करिए। बच्चों, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था। सो अब ये सेकंड वीडियो है। आप प्लीज़ इस वीडियो को देखिए। वीडियोस काफ़ी शॉर्ट रहेंगी और ऐसी वीडियोस मैं और बनाता रहूँगा। सो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, बिकॉज इट गिव्स अस मोटिवेशन। बिकॉज मुझे पता है आप लोग घर से बाहर नहीं जा सकते और आप लोगों को लंबे वीडियोस देखने का मन भी नहीं करता होगा, लेकिन इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए शॉर्ट वीडियोस बनाने की कोशिश करी है। सो प्लीज़ गो थ्रू द वीडियो। थैंक यू। चलो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हम लोग कूलम्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों, हमने एक चीज़ ये देखी थी कि अगर कोई भी दो चार्ज है, मान लीजिए Q1 और Q2, अगर दो चार्ज है जिसके बीच की दूरी मान लीजिए R है, तो हमें क्या पता था कि अगर दोनों चार्जेस का नेचर सिमिलर होता था, अगर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स आता था। और लेकिन अगर अपोजिट चार्जेस होते, मतलब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव या तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होता। ये चीज़ हमने पहले डिस्कस की थी। लेकिन अब हमने बात किया था कि इनके बीच का जो फोर्स है, उस फोर्स को डिफाइन करता है कौन? कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ डिफाइन करता है, ठीक है। लेकिन कूलम्स लॉ को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कूलम्स लॉ को हम अप्लाई कैसे करें और अप्लाई कहाँ पे करेंगे, बिकॉज देयर आर फ्यू कंडीशन वेयर ओनली वी कैन अप्लाई द कूलम्स लॉ। बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कूलम्स लॉ अप्लाई सिर्फ वहीं पे हो सकता है, उन दो चार्जेस के बीच में हो सकता है जहाँ पे वो चार्जेस पॉइंट चार्जेस की तरह बिहेव करें या पॉइंट चार्जेस हों। अब सवाल ये उठता है कि पॉइंट चार्जेस क्या है बच्चों? अभी बताता हूँ। एक्चुअली पॉइंट चार्जेस कुछ नहीं होता। जब भी चार्ज की डायमेंशन बहुत कम होती है ना, जब भी सपोज चार्ज की डायमेंशन उसके बीच के डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत कम होती है, तो ऐसे चार्जेस को हम पॉइंट चार्ज कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक चीज़ समझ लेंगे, व्हेन दे आर so small then size of these charges may be ignored. These charges may be ignored. और जब इसका मतलब क्या हुआ कि इन जो चार्जेस का जो साइज़ है कि बहुत 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 कम होगा कंपैरेटिव टू डिस्टेंस सेपरेटिंग देम। डिस्टेंस सेपरेटिंग देम कौन सी है? आर माना है हमने यहाँ पे। इसका मतलब इसकी डायमेंशन से, इन चार्ज की डायमेंशन से जो डिस्टेंस को इनको सेपरेट कर रही है वो बहुत बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तभी हम कंसीडर कर पाएंगे। देन ओनली वी कैन ट्रीट देम एज पॉइंट चार्ज। बस हमारा काम यहाँ पे हो गया, हमने पॉइंट चार्ज को बना दिया और पॉइंट चार्ज बना दिया। अब जितना बच्चों, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कूलम्स लॉ से हम फोर्स का एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं किसी भी दो चार्जेस पॉइंट चार्जेस के बीच में। तो इसका मतलब कूलम्स लॉ एप्लीकेबल तभी है जहाँ पे पॉइंट चार्जेस है। और पॉइंट चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या होता है? व्हेन दे आर सो स्मॉल, मतलब चार्जेस का जो डायमेंशन है वो बहुत स्मॉल होगा, तो उसकी साइज़ को हम इग्नोर कर सकते हैं। देन द साइज ऑफ द चार्जेस मे बी इग्नोर्ड। इसका मतलब ये हुआ, जो चार्ज का जो साइज़ है इट इज़ मच स्मॉलर दैन डिस्टेंस सेपरेटिंग दैम। मतलब इस आर से बहुत 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 कम है इनका डायमेंशन। तो अगर हमने ऐसी कुछ सिचुएशन बना दी तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि हमारा जो चार्ज है वो पॉइंट चार्ज है। और जहाँ भी पॉइंट चार्ज होगा वहाँ पे हम इसको वहाँ पे हम क्या अप्लाई कर देंगे? कूलम्स लॉ। तो बच्चों, अब हम मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे दो पॉइंट चार्जेस हैं जिनके बीच की डिस्टेंस r है। तो कूलम्स ने, तो बच्चों यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पर दो पॉइंट चार्ज है Q1 एंड Q2 और डिस्टेंस, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है r है। तो इनके बीच का जो फोर्स होगा दैट विल बी डिफाइंड बाय कूलम्स लॉ एंड इट स्टेट्स दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। बच्चों, हमें पता है जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं और वहाँ इक्वल्स टू लगाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट इधर पे आ जाता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ में हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, इसलिए ये फोर्स का एक्सप्रेशन है जिसको किसने दिया था? कूलम बाबा ने दिया था। बच्चों देखो, अब सवाल ये उठता है कि पॉइंट चार्ज क्या रियल में एग्जिस्ट करते हैं? और अगर वो पॉइंट चार्ज हैं तो वो एकदम माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी होंगी जिसको माइक्रोस्कोप से हमें देखना पड़ेगा। इवन ये हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना पड़े, तब हमें ये चीज़ दिखाई देगी। लेकिन इतनी छोटी चीज़ के बीच में क्या हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं? देखिए, हम तो नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन अगर हमारे पास सेटअप हो तो ज़रूर कर सकते हैं। बट सवाल ये उठता है, कूलम्स डिड इट। हाउ कूलम्स डिड इट? एक्चुअली ही यूज्ड अ टॉर्सल बैलेंस। टॉर्सल बैलेंस एक तरह का बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है जिसको हम लोग फोर्स को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चों। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास दो बड़े चार्जेस हैं जो पास रखे हुए हैं, तो क्या हम वहाँ पे कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं और फोर्स फाइंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसके लिए हमें इसमें कुछ सेटअप करना पड़ेगा,
और सेटअप हमें ये करना पड़ेगा कि इस Q1 को हमें इस दूसरे Q2 से बहुत 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 दूर रखना पड़ेगा कि इसकी ये जो बीच की डिस्टेंस है इनके डायमेंशन से बहुत ज़्यादा हो जाए, मतलब R शुड बी मच 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 ग्रेटर दैन द डायमेंशन ऑफ चार्जेस, राइट। तो तभी ये चीज़ अप्लीकेबल है, तब हम यहाँ पे कूलम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। कोई चार्ज स्फेयर है Q1 और दूसरा स्फेयर है लेकिन वो चार्ज नहीं है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। और अगर हम इन दोनों स्फेयर को एक दूसरे के पास लेके आएंगे, तो ये तो चार्ज था, ये अनचार्ज था, तो होगा क्या एक्चुअली, जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन दोनों स्फेयर में वो बराबर होगा Q1/2 और इसमें भी Q1/2। ऐसा कभी नहीं होगा कि इसमें Q1/2 रहे और इसमें Q1/4 हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ध्यान रखना आप इस बात को। एंड दिस इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बच्चों हमने कूलम्स लॉ का एक्सप्रेशन देखा था F=K Q1 Q2/R²। बच्चों ये K क्या है, ये जो कांस्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे डिटरमाइन करता है साइज ऑफ द यूनिट चार्ज। एक्चुअली इट डिटरमाइंस द साइज ऑफ यूनिट चार्ज, राइट। बच्चों इसकी जो SI यूनिट होती है, ये आप मुझे बताएंगे क्या होती है। आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए और इसी से आपको फाइंड करना है कि इसकी K की SI यूनिट क्या होनी चाहिए। जो K की जो वैल्यू डिफाइन है दैट इज़ 9 × 10⁹ मैं इसकी यूनिट नहीं बता रहा हूँ, तो आप बताएंगे मुझे। ये जो वैल्यू है दिस वैल्यू इज़ डिफाइंड फॉर वैक्यूम। ध्यान रखना ये वैल्यू वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए ही है, ध्यान रखना। बच्चों हम इतनी देर से चार्ज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, चार्ज को हम Q से दिखाते हैं, है ना। चार्ज की यूनिट होती है क्या, कूलम जिसको हम कैपिटल C से दिखाते हैं। तो बच्चों कूलम जो ये चीज़ है, ये जो यूनिट है, इसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं। अगर मैं बोल दूं कि डिफाइन 1 कूलम, तो आप कैसे डिफाइन करोगे। देखो जब भी यूनिट हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, हमें फॉर्मूला पता है F=K Q1 Q2/R²। तो हम क्या करेंगे, Q1 की वैल्यू 1 कूलम ले लेंगे, Q2 की भी वैल्यू 1 कूलम ले लेंगे और जो उनके बीच की जो डिस्टेंस है इसको 1 मीटर ले लेंगे। तो अगर जब हम ये वैल्यूज़ में पुट करेंगे तो हमें समझ में आएगा जो फोर्स है वो किसके बराबर होगा, 9 × 10⁹ न्यूटन के बराबर होगा। तो इसका मतलब हम यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 1 कूलम किसके बराबर है, when charge placed 1 meter away from another charge of same magnitude in vacuum, it experiences a force of repulsion of 9 × 10⁹ न्यूटन, राइट। तो हम लोग 1 कूलम को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। और 1 कूलम है इट्स वेरी बिग चार्ज, प्रैक्टिकली इतने चार्ज को स्टोर करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो जनरली आपने जब भी कंडेंसर देखे होंगे जो आपके फैन में लगे होते हैं, जिसको आप बोलते हो सेल है, एक्चुअली वो कंडेंसर होता है, एक तरह का कैपेसिटर होता है। और कैपेसिटर एक्चुअली चार्ज स्टोर करने के लिए होता है, एक चार्ज स्टोरिंग एलिमेंट है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल यूनिट क्या है चार्ज की, जो प्रैक्टिकली जो यूनिट है चार्ज की वो है मिलीकूलम और माइक्रोकूलम, बिकॉज 1 कूलम इज़ वेरी बिग। तो बच्चों यहाँ पे हम एक चीज़ समझ गए कि जो K है दैट इज इक्वल्स टू 1/4πε0 एंड विच इज़ अगेन इक्वल्स टू 9 × 10⁹ ये वैल्यू आप याद रखेंगे बिकॉज ये सॉल्व करने के लिए आता है आपको न्यूमेरिकल्स में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पे, अब एप्सिलॉन नॉट एक्चुअली यहाँ पे है, इट इज़ कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब परमिटिविटी क्या होती है, सपोज ये हमारा फ्री स्पेस है, ठीक है। फ्री स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना अलाउ करता है पास होने के लिए, दैट डिपेंड्स ऑन द परमिटिविटी। अगर परमिटिविटी हाई है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़्यादा अलाउ करेगा, जस्ट लाइक कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करता है, इंसुलेटर उसको ब्लॉक करता है, सेम वे ये भी क्या है, ये भी अलाउ करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को खुद के मीडियम से पास होने के लिए। तो ये फ्री स्पेस के लिए हमने डिफाइन किया है या वैक्यूम के लिए डिफाइन किया है। तो दूसरे मीडियम्स के लिए इसकी वैल्यू दूसरी होती है, दैट डिपेंड्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विच वी विल डिस्कस लेटर ऑन कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से ही उनकी परमिटिविटी बदल जाती है। बच्चों देखो अभी अपने फोर्स का एक्सप्रेशन लिखा था F=K Q1 × Q2/R², जो कि एक मैग्नीट्यूड के टर्म्स में था, मतलब। लेकिन हम तो जानते हैं कि हमारा जो फोर्स है इज़ अ वेक्टर, और अगर ये वेक्टर है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और इसके पास डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। तो एक्चुअली फोर्स को हम वेक्टर फॉर्म में दिखाते हैं जनरली, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब लिखने जा रहे हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अगर हमारे पास हमारी कोऑर्डिनेट एक्सेस है, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज ओरिजिन, राइट। हमारे पास एक चार्ज Q1 रखा है जिसका पोजीशन वेक्टर R1 है, और एक Q2 रखा है जिसका ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर R2 है।
बच्चों आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना, पोजीशन वेक्टर हम लोगों ने 11th क्लास में डिस्कस किया हुआ था। पोजीशन वेक्टर एक्चुअली किसी भी लोकेशन को दिखाता है एक्सेस में, क्योंकि ओरिजिन से आ रही होती है। इसका मतलब पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से शुरू होता है और एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट तक जाता है, ठीक है। तो उसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो है R1 और Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है वो है R2, ठीक है। तो बच्चों अब हम एक चीज़ मान लेते हैं यहाँ पे कि ये Q1 है और ये Q2 है, तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो फोर्स होगा। अब फोर्स होगा तो हम ये मान लेते हैं जो इस Q1 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है हम मान लेंगे F1, जो Q1 के ऊपर लग रहा है Q2 की वजह से, तो उसको हम F12 मान लेते हैं, ठीक है। और Q2 के ऊपर अगर Q1 की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसको हम मान लेते हैं F21, ठीक। बच्चों आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें इन दोनों के बीच का फोर्स निकालना है। तो इसका मतलब Q1 और Q2 के बीच में हमें डिस्टेंस पता होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो Q1 और Q2 के बीच में सपोज हम मान लेते हैं कि एक वेक्टर है, ठीक है, और वो Q1 से Q2 की तरफ जा रहा है, राइट। Q1 से Q2 की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम नाम देंगे R21। बच्चों ध्यान देना, आपको नाम ऐसे ही देना है। अगर चार्ज 1 से चार्ज 2 की तरफ जा रहा है तो आपको देखना है R लिखना है, 2 लिखना है मतलब कहाँ जा रहा है, और 1 मतलब कहाँ से जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने लिखा R21। तो R21 जो वेक्टर है इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर R2 माइनस R1। बच्चों ये आपने वेक्टर्स में पढ़ा होगा 11th क्लास में, ध्यान देना। तो इसका मतलब अगर मैं Q2 से Q1 जाऊँ तो अगर मैं Q2 से Q1 जाऊँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ R1 मतलब कहाँ जा रहा है, और यहाँ 2 लिखा मतलब कहाँ से जा रहा है, राइट। तो वेक्टर R12 हमको हम कैसे दिखा सकते हैं, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। तो इसका मतलब हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है, क्योंकि ये जो बीच की दूरी है ये तो सेम है, राइट, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। R21 दिखा रहा है इस डायरेक्शन को और R12 यहाँ से Q2 से Q1 की तरफ की डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। तो हम समझ गए, इसका मतलब R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड R12 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, राइट। और अगर हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो R21 यूनिट वेक्टर इज माइनस ऑफ R12 यूनिट वेक्टर, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, राइट। तो बच्चों ये चीज़ हमने क्यों पढ़ी, ये चीज़ हमने इसलिए पढ़ी क्योंकि Q1 Q2 पे भी फोर्स लगा रहा है और Q2 Q1 पे भी फोर्स लगा रहा है। फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द चार्ज, कि चार्ज पॉजिटिव हैं मतलब सिमिलर चार्ज हैं या अपोजिट चार्ज हैं, राइट। तो मान लेते हैं कि अगर ये सेम चार्जेस हैं मतलब दोनों नेगेटिव या तो दोनों पॉजिटिव, तो Q1 पे जो फोर्स Q2 लगाएगा वो इधर को लगाएगा, और Q2 पे Q1 जो फोर्स लगाएगा वो इस तरफ लगाएगा। तो मुझे बताओ ये वाली कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली कौन सी डायरेक्शन है, दिस इज R21, और ये वाली कौन सी डायरेक्शन है, दिस इज R12। बच्चों मैंने यूनिट वेक्टर इसलिए लगाया क्योंकि आपको मैंने बताया था 11th क्लास में कि यूनिट वेक्टर डिनोट्स द डायरेक्शन, राइट। तो ये डायरेक्शन दिखा रहे हैं हम, राइट। तो जस्ट अपोजिट होगा किसमें, अगर चार्जेस अपोजिट नेचर के होंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों एग्जाम्पल के लिए देखिए, मैंने ये दो चार्ज लिए हैं, दोनों सेम नेचर के हैं, नेगेटिव दोनों होते चार्जेस तब भी सेम कंडीशन होती। अब यहाँ पे हम Q1 चार्ज पे Q2 एक फोर्स लगा रहा है, तो रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा, तो रिपल्सिव फोर्स जो इसके ऊपर लगा रहा होगा Q2 वो इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा। ऑब्वियस सी बात है कि इसके ऊपर फोर्स ये लगा रहा है तो फोर्स इधर होगा, तो ये जो फोर्स होगा दैट इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, राइट। और इसके ऊपर ये फोर्स इधर, ये इसको इधर धकेल रहा होगा इस साइड, राइट, यहाँ से यहाँ धकेल रहा होगा। तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है दैट इज F2 के ऊपर लग रहा है, कौन लगा रहा है, किसकी वजह से, ड्यू टू 1, राइट। तो हम एक चीज़ समझ में आ गई, जो F12 जो फोर्स है ये अपोजिट, जस्ट अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट है F21 के, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, राइट, बट F12 का मैग्नीट्यूड F21 के मैग्नीट्यूड के बराबर है, राइट। तो अब हम इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो इसकी जो एक्सप्रेशन होगा दैट इज F21 पहले लिखते हैं, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R। देखो F21 कहाँ पे लग रहा है, इधर लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ डायरेक्शन कौन सी थी हमारी, तो यहाँ पे देखेंगे क्या थी, R21, तो ये वाला वेक्टर लेंगे हम लोग, R21 स्क्वायर R21 यूनिट वेक्टर। सेम वे हम लोग यहाँ पे डिनोट करेंगे, F12 जो होगा दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R12। तो ये हमारा आ गया वेक्टर फॉर्म, राइट, ये हमारा वेक्टर फॉर्म आ गया फोर्स का, राइट, क्योंकि हमें पता है फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट स्टूडेंट। आई बिलीव दिस मच इज
बाकी पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में